क्या डिस्कस किया था लास्ट हमने? कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स किया था, ओके। ओमकार, ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने कैपेसिटर्स का, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हैव यू डन विद दिस पैरेलल प्लेट के लिए? यस सर। और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये भी कर लिया है डिराइव? अच्छा, पोटेंशियल, ओके। ये फॉर्मूला हुआ था बेटा, कोई बता दो प्लनिका, हैव यू डन विद दिस, ये वाला फॉर्मूला? ओके, ठीक। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ एक आधा, सिंपल सिंपल, फिर आगे आप टेक्स्ट बुक में उसके बाद आपका टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक प्लेट है और इस प्लेट का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, या लेट्स से इस प्लेट का एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है, राइट? सो डिस्टेंस वी आर हैविंग 5 मिलीमीटर। सो आपसे पूछा गया है, इस तरफ प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो इस कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस बताना है, कैसे करोगे? सो मुझे पता है दैट इफ यू वांट टू गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा? वी हैव ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एरिया मालूम है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो कन्वर्ट देम इनटू मीटर स्क्वायर। सो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? 8 into 10 raised to -12. 8.85 गौरव, नॉट एग्जैक्टली, हाँ करेक्ट। सो एप्सिलॉन नॉट हो गया 8.85 into 10 raised to power -12 by the distance is 5 into 10 raised to power -3। नाउ सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा दैट मच फेराड विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। डाटा मैंने इसे सेट किया तो इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा। Am I clear properly? Yes sir. So पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, वेरी गुड स्मृति, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इफ यू विल बी इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, सो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाता है दैट बिकम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के। Am I clear properly everyone? Okay, good Planika, very good. क्लियर है बेटा सबको ये कैलकुलेशन? Yes sir. खुद से सोच समझ के करना है। मेरे पास एक कैपेसिटर है एंड दिस कैपेसिटर इज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला प्लेट, और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। मैंने लास्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं किया फाइनल, आप लोग कर लेना खुद से। ओके, अच्छा ये नहीं किया बेटा हमने फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, लास्ट लेक्चर में किया है कि नहीं? नॉर्मल बोर्ड्स के लेक्चर में हमने किया था ये फॉर्मूला पैरेलल प्लेट के लिए? नहीं किया है एप्सिलॉन नॉट बाय डी? No sir. नो सर। ओके, बोलना ना, मुझे लगा हम भी कर लिया। ठीक, कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया था ना, Q इज इक्वल टू CV डिस्कस किया है। Yes. ओके, C किस पे डिपेंड करता है वो डिस्कस कर लिया था, मीडियम पे, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर्स, दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, हेडिंग दे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे बहुत टाइप के कैपेसिटर्स है, लेकिन आपको सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वैसे बहुत सारे कैपेसिटर्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स है,
स्फेरिकल कैपेसिटर भी है, लेकिन हमें जिस कैपेसिटर के बारे में स्टेट बोर्ड में पढ़ना है, इनफैक्ट नीट में और जेई में भी वही पढ़ना है, एडवांस में है थोड़ा सा पार्ट, वो मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है कि नॉर्मली हम एक ही कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे रहे थे, बट यहाँ पे हम कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर सच दैट कि एक जो कंडक्टर का प्लेट होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो दूसरा प्लेट होता है वो मेरा नेगेटिवली चार्ज होता है। सो देखो दो पैरेलल प्लेट्स है, द वन पैरेलल प्लेट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड पैरेलल प्लेट के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव। ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन होता है, एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्लेट्स having one positive and the next one as negative charge is called capacitor। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है दो प्लेट्स का, इसी दो प्लेट्स के कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं, करेक्ट। मुझे एक बात बताइए, सोच के लॉजिकली बताना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स राइट की टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, करेक्ट। लेट्स से दिस इज E1, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स राइट। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही चला जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पे एक यूनिट प्लेस पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो उस पे फोर्स किधर लग रहा है। सो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, सो ये वाला प्लेट इस पर रिपल्सन लगा देगा, ये प्लेट इस पे अट्रैक्शन लगा देगा, सो देयरफॉर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है प्लेट की वजह से, इज इट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने प्रूफ किया था ना गॉस लॉ में, प्लेट की वजह से, थिन शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर थिक शीट है, थिक प्लेट है, तो उसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो ये मेरा एक थिन शीट है, पतला सा शीट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1, और ये नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E2, और प्लेट की वजह से, थिन प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है बेटा, इज इट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सृष्टि, गौरव, यस और नो? यस सर। इंप्लाइज क्या कि E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, what will be the net electric field between these two plates of the capacitor, will it be equal to बेटा E1 plus E2, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, बट यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, एंड इफ दे आर हैविंग सेम डायरेक्शन, तो क्या हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं? आंसर इज यस, हाँ या ना। इस केस में बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught। So solving this, net electric field can be sigma by epsilon। होगा ऐसा? Yes, sir। Okay। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V1 वोल्ट है इस वाले प्लेट का, और इस वाले प्लेट का पोटेंशियल लेट्स से कि V2 वोल्ट है। अब मुझे बताओ V1 में और V2 में से हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, V1 या V2? V1। So let's say कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, this is equal to V1 minus V2। So V I am saying is the potential difference। एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पहले, अगर आपको याद हो तो, E is equal to minus of dV by dr। याद है रिलेशन हमने पहले डिस्कस किया था, E is equal to minus of dV by dr। dV is the potential difference and dr is the distance। So देखिए यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V हो गया, डिस्टेंस मेरा D हो गया। सो कैन आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज V by D। मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। सो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बाय D रख सकते हैं क्या हम लोग? यस। वेरी गुड। बाकी लोग सबको क्लियर है बेटा? क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे कैन आई प्लेस V by D? ये हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड। ये हमने पहले डिस्कस किया था, E is equal to minus of dV by dr। So dV stands for potential difference। गुड,
वेरी गुड आशा पीयूष। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरा V हो गया बेटा, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में D है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। सो V बाई डी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। सो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो कैन आई राइट दिस एज V बाई डी इक्वल टू चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया ही सिग्मा है। शिफ्ट कर दो इसको। सो Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V। अब जरा इसको आप Q इज इक्वल टू CV के साथ कंपेयर करिए, तो ये जो टर्म होगा C, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये जो C टर्म हो गया, दिस विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, and this is the capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate कैपेसिटर। ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। शायद जेई लेक्चर में पहले बताया था, मैं रेगुलर लेक्चर में नहीं हुआ है। This is the capacitance of parallel plate capacitor. Is it clear, everyone? Yes, sir. Very good. लिख लो सब लोग, फिर आगे बात करते हैं। I'm taking one question from your book. इसी टॉपिक के ऊपर लेता हूँ जो हमने पढ़ा है। ऋषिकेश हो गया बेटा लिख के आपको? नेहा, वैष्णवी, ओमकार, इज डन एवरीवन? Yes. आगे बढ़ो। शॉर्ट में लिखना, तुम्हारे स्टेट बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 8.17 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। पूरा क्वेश्चंस मैं करा दूंगा अभी सारे, क्योंकि वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्लेट का एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सेपरेशन, प्लेट सेपरेशन इज 2 मिलीमीटर। So calculate the capacitance. Find capacitance. इसका सेकंड पार्ट अभी नहीं करेंगे हम लोग, पहला पार्ट ही निकालिए कैपेसिटेंस। इसमें से वैन डी ग्राफ जनरेटर आपके सिलेबस से रिमूव किया गया, सो विल नॉट डिस्कस दैट। (1.77 into 10 raised to power -12). Yes, correct. Superb. हाँ यह है बेटा, मैं एक बार देखता हूँ, मेरे पास है वो PDF, मैं सेंड करता हूँ आपको। मुझे याद दिला देना था। 1.77 into 10 raised to power -12 इज दी। ठीक, कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला जो भी हमने यूज किया था। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, बिकॉज वी आर डीलिंग फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, है ना। सो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, हाँ करेक्ट। सो प्लेस कर दो। C A का वैल्यू आपको दिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 4 into 10 raised to power -4। एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है 8.85 into 10 raised to power -12 बाई ये 2 मिलीमीटर हो गया, मतलब 2 into 10 raised to power -3। वेरी गुड आशा है। सो ये चला गया तो 10 raised to power 3 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो तो 2। सो C कितना हो जाएगा, 2 into 10 raised to power -13 into 8.85। सो मल्टीप्लाई कर दिया, 17.7
into 10 raised to power minus 30. अरेंज कर लो, देखो क्या आ रहा है फाइनल आंसर. So can we say this, that capacitance will be equal to 1.77 into 10 raised to power minus of 12 farad. Am I clear? Yes, sir. सभी को समझ में? अब वैसे दिया रहेगा तुम्हें एग्जामिनेशन में, एरिया दे देगा, डी दे देगा और आपसे पूछेगा. चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको खुद सोच के बताना है. मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर था पहले और इसका कैपेसिटर मेरे पास था 4 माइक्रोफैरेड का. मैंने क्या कर दिया कि मैंने उस दोनों कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन था, सॉरी प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था उसको डबल कर दिया. सो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स को मैंने डबल कर दिया. सो एक कैपेसिटर हैविंग इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैरेड और इसके बाद हमने क्या किया, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डबल्ड. सो दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को हमने डबल कर दिया है. अब बताइए कैपेसिटेंस कितना होगा. फाइंड न्यू कैपेसिटेंस. Find new capacitance 2 microfarad. Yes, superb, superb, good. Smruti, Piyush, very good. Everyone, कैसे करोगे बेटा? C is equal to A epsilon naught by D. तो भाई मैं A को कोई चेंज कर नहीं रहा हूँ, D epsilon को चेंज कर नहीं रहा हूँ. मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम हम चेंज नहीं कर रहे, वेयर ही है. सो नाइदर आई एम चेंजिंग एरिया नॉट आई एम चेंजिंग एप्सिलॉन, सिर्फ हम D को चेंज कर रहे हैं. तो पहले मेरे पास कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड था. So can we say कि 4 is equal to A epsilon naught by D. अभी मैंने क्या कर दिया कि मैंने D को डबल कर दिया. गुड. सो लेट्स से बेटा कि नया आ जाएगा A epsilon naught by 2D, क्योंकि अभी मैंने सेपरेशन को डबल कर दिया. A epsilon naught by D की जगह पे I can write 4 here. So C dash will be equal to what? 4 by 2. So therefore C dash will be equal to 2 microfarad. Am I clear, everyone? Yes. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो. Yes, sir. अब जरा चर्चा करते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा इंटेंशन होगा कि मैं कैपेसिटेंस को बढ़ा दूं, क्योंकि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा और मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करना है. तो मेरा इंटेंशन है कि मैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दूं. सो अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखोगे, इफ यू विल डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट्स से कि दिस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड दिस इज द नेगेटिव प्लेट. सो अगर आप पैरेलल प्लेट, अब एक मिनट बेटा दिखा. ओके. सो आई वाज सेइंग कि अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सोचोगे तो मुझे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है. मेरा इंटेंशन क्या है कि कैपेसिटेंस को ज्यादा से ज्यादा करूं कि कम से कम करूं. Increase. Maximum. ज्यादा से ज्यादा. ज्यादा से ज्यादा करना है मुझे. मेरा इंटेंशन वही है कि भाई कैपेसिटेंस को मैं इंक्रीज कर दूं. बराबर. अब कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का, सुबह के लेक्चर में बताया था मैंने शायद आपको, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का मेरे पास 3 रास्ते हैं. आई एम हैविंग 3 वेज. पहला रास्ता है कि आप वही एरिया को बढ़ा दो. सो अगर आप एरिया को बढ़ा दोगे तो भी इसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. यस और नो. अगर मैं एरिया को, प्लेट के एरिया को इंक्रीज करता हूं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. लॉजिकल बात, इट्स इन न्यूमरेटर. एक तो रास्ता Yes, ये. sir. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि कैपेसिटर को मैंने आपको पहले बताया था कि एक छोटा डिवाइस होता है. हाँ गुड. छोटा डिवाइस होता है, इसको हमें ज्यादा बल्कि नहीं बनाना है. कैमरा में फिट करना, सोचो कितना छोटे स्पेस में फिट करना है. मरकरी में भी चोक लगा रहता है, वो भी एक तरह का कैपेसिटर ही है. तो बेसिकली कैपेसिटर के साइज को हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते और करना मेरे लिए फिजिबल नहीं है एक्चुअली. तो एरिया एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाओगे तो वो बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा
और वो कैपेसिटर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। सो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए एरिया एक फैक्टर है, बिल्कुल है, लेकिन एरिया को जो मैं बढ़ा सकता हूँ उसका एक पर्टिकुलर लिमिट है, उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, वरना वो डिवाइस किसी काम का नहीं रहेगा। सो एरिया का भी एक ब्लॉकेज आ गया कि भाई इसके आगे आप अगर एरिया को बढ़ाओगे तो आपका कैपेसिटर बल्कि हो जाएगा और आप ही किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे पास जो दूसरा पॉसिबिलिटी है और बहुत साउंड पॉसिबिलिटी है कि मैं सेपरेशन डी को डिक्रीज कर दूं, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर को डिक्रीज करोगे तो आपको फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ा देता हूं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगने लगेगा अट्रैक्शन का, और ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पास चिपकना चाहेगी, क्लोज आ जाएगा। तो डी को बहुत ज्यादा कम करना भी मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर डी को हम बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, दे प्लेट्स विल ट्राई टू कम क्लोज टू ईच अदर, राइट। तो एरिया बढ़ाना एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं कर सकते, सिस्टम मेरा बल्कि हो रहा है, डी को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, तो ना हम डी को बहुत कम कर सकते हैं ना हम एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरे पास एक ही बहुत साउंड पॉसिबिलिटी है कि आप इस प्लेट के बीच का जो मीडियम है ना, इस मीडियम को ही चेंज कर दो, एप्सिलॉन को चेंज कर दो, राइट। वैसे अगर मान लो आपसे पूछेगा कि क्या एरिया बढ़ाना पॉसिबिलिटी है कि नहीं, आंसर होगा बिल्कुल है भाई, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन कहां तक बढ़ा पाएंगे उसका एक लिमिटेशन है। डी को हम बहुत ज्यादा कम कर नहीं सकते, उसका भी एक लिमिटेशन है। तो मेरे पास एक सबसे सटीक वे, एक प्रोफाउंड वे क्या है कि मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है, मैं इस मीडियम को ही चेंज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ एयर लेट मी हैव सम अदर मीडियम। अब मीडियम को चेंज करने के बाद कैपेसिटेंस में ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, क्योंकि एप्सिलॉन का टर्म है यहाँ पे। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? समझा सभी को? ओमकार, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। गुड। अब क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस को चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के लिए हम इसके अंदर इंक्रीज करने के लिए हम एक मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स से वो मेरा डाइलेक्ट्रिक है। सर सो व्हिच मीडियम ऑफर्स द मैक्स, आई विल कम टू दैट बेटा, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड आशय, मैं आता हूं उसके ऊपर। सर व्हिच मीडियम इज मोर परफेक्ट, दैट इज व्हाट आशय इज आस्किंग, विल डिस्कस दैट, होल्ड ऑन। लेट्स से कि मैंने इसमें एक मीडियम को इंसर्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड लेट्स से बेटा कि इसके बीच का, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस d है, d इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और इसमें हम पार्शियली फिल करके मीडियम को इंसर्ट कर देते हैं। सो आई एम इंसर्टिंग ए मीडियम हियर लाइक दिस। लेट्स से कि ये जो मैंने मीडियम इंसर्ट किया है, इस मीडियम का थिकनेस मेरा t है, ठीक। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जैसे आप मीडियम को इंसर्ट करोगे, मान लेते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है एयर में, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और प्लस चार्ज इंड्यूस होने की वजह से इसके अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, लेट से कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। मैंने बताया था ना कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाता है, याद है गौरव, हमने बात किया था ऐसा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाएगा। और क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाता है। इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता है। डिस्कस किया था हमने ये पहले? यस सर। यस सर। अब जरा देखिए, मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी होता है, मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस में D से, डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो कैन आई से दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आल्सो इक्वल टू E इंटू डी? अगर आप यहीं से देखो एनालाइज करके, तो कैन आई से बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E इंटू डी? यस सर। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे।
सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूजिंग हियर। अब देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है, ये डाइलेक्ट्रिक मेरा टी थिकनेस तक है, डाइलेक्ट्रिक टी थिकनेस तक है। सो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू डी माइनस टी। सो कैन आई से दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड T है यार। हाँ या ना, यस सर। डी माइनस टी इस रीजन में और इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट के बराबर है, और ये पूरा डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का एडिशन कितना हो जाएगा, D माइनस टी। रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी D माइनस टी। सो D माइनस टी डिस्टेंस तक इधर भी E नॉट और इधर भी E नॉट, वो लिखा मैंने, और T तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है। Am I clear everyone? ओमकार, गौरव, यस सर। Yes, sir. Yes. मयूर, सिद्धांत, वैष्णवी, क्लियर बेटा सभी को ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. ग्रेट। समझना पड़ चाहिए, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा सकता हूँ बट लिखाऊंगा नहीं, पूरा थोड़ा हेवी लगेगा तो भी चलेगा, बट एकदम प्रिसाइज कर लो। और एक बार ऐसा कर लो कि सीईटी और बोर्ड्स के लिए एकदम क्लियर हो जाए। जेई वाले को तो दो, ये सुबह के क्लास में भी शायद बताया था मैंने। सो अगर आप ऐसे रखोगे यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर हमने पहले बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, दैट इज इक्वल टू E नॉट बाई के। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E नेट, दैट इज इक्वल टू E नॉट बाई के। यहाँ से हमने इंड्यूस चार्ज वगैरह निकाला था। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट बाई के इंटू टी। याद है रिलेशन? So inside dielectric जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, that is equal to external electric field by K. K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये होगा ना, E is equal to inside डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, this is equal to E नॉट by K। वो इसकी जगह पे मैंने प्लेस कर दिया। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ से और यहाँ से E नॉट को कॉमन ले लेते हैं बाहर। सो अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E नॉट माइनस डी प्लस ऑफ T बाई K। विल आई हैव दिस D माइनस T प्लस ऑफ T बाई K। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपको पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सो क्या मैं इसकी जगह पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के रख सकते हैं। सिग्मा विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, चार्ज बाई एरिया, डिस्कस किया था। सो पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के। सो चार्ज कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बी। सो फ्रेश लिख देता हूं मैं, Q इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के इंटू वी। अगर आप इसको कंपेयर करोगे Q इज इक्वल टू सी वी के साथ में, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो टर्म होता है ये हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा। दिस टर्म, ये जो टर्म आपको यहाँ पे मिला है, दिस टर्म इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। है ना, तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, ओके सृष्टि भूल गए बेटा सिग्मा कैसे आया एप्सिलॉन नॉट बाई, अभी पीछे बताया ना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, देखो अभी पीछे बताया मैंने, ये रहा देखिए, ये पॉजिटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से भी इधर, एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दिया टू गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो नेट हो जाएगा E1 प्लस E2, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? उससे समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गुड। देखिए this is the electric field inside the cap of the capacitor, parallel plate capacitor, when the dielectric is inserted in the capacitor. जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो उस कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस ऑफ T बाई K। आगे बढ़े? ओके, चलो डिस्कस हेड। ये मेरा कैपेसिटेंस था उस कैपेसिटर का जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, खुद से सोच के बताना, अगर मैं इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक को भर दूं, पूरे इसमें कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तब क्या होगा? सो कैन आई से, हाँ गुड स्मृति, वेरी गुड बेटा। अगर मेरा स्पेशल केस एक होता है, सो कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, T is equal to 2, very good Kaustu, completely filled with dielectric। अगर मैं सोचने वाला बात है इसमें, कुछ ऐसे याद वाद करने का नहीं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, जितने अच्छे से समझोगे उतना मजा आएगा। अगर मैं कंप्लीटली फिल कर दूं डाइलेक्ट्रिक को इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, सो अगर मैं कंप्लीटली फिल कर देता हूं तो क्या उस केस में जो मेरा T आएगा विल इट बी इक्वल टू D, मतलब थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू व्हाट, D के बराबर हो जाएगा। सो अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कंप्लीटली फिल कर दूं, उसका मतलब T विल बी इक्वल टू D। सो T के जगह पे यहाँ D रख देंगे। देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था कैपेसिटेंस का, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस D ओवर D बाई K, बस मैंने T के जगह पे D प्लेस कर दिया, नथिंग एल्स। सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, तो C कितना हो जाएगा बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई K, और कैन आई सी कि जो मेरा कैपेसिटेंस आएगा विल इट बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू K बाई D। एग्रीड? अगर आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली इंसर्ट कर दोगे, तो कंप्लीटली इंसर्ट करने की वजह से उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इनटू K बाई D। क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बनेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं ये जो स्लैब है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मैं इंसर्ट कर दिया है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह पे कंडक्टर होता, अगर मैं कंडक्टर इंसर्ट किया होता, तब इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता? 0। लेट्स सी, देखते हैं। समझना, कंडक्टर के लिए K का वैल्यू कितना होता है? इंफिनिटी, बराबर। फॉर कंडक्टर, वेरी गुड, फॉर कंडक्टर K बिकम्स इंफिनिटी, गुड, सुपर।
सो रख दो जरा, C मुझे पता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस ऑफ T बाय K। प्रांजल हमेशा लॉजिक लगा के सोच के बोलना आराम से। कितना हो जाएगा बेटा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस T बाय इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज व्हाट? 0। गुड। सो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सो अगर आप डाइलेक्ट्रिक की जगह पे कंडक्टर प्लेस कर दोगे तो ये जो कंडक्टर है उसका ये जो बनेगा अरेंजमेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी। इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर आप कैपेसिटर कंडक्टर डाल दोगे तब इसका ये कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी, है ना। सो डाइलेक्ट्रिक की जगह पे अगर मैं दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्टर फिट कर दूं तो उसकी वजह से जो मेरा कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस ऑफ टी। तो होगा भी क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। Am I clear everyone? Yes, sir. Good. चलो आगे डिस्कस करें। Sir, if T is equal to D for conductor then C, तब तो खत्म जी, उसका फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आप पूरे इस कैपेसिटर के प्लेट में, सुबह में शायद हम लोगों ने डिस्कस किया था ये बात है, अगर आप ये सी स्मृति इज आस्किंग व्हाट क्वेश्चन पूछ रही है, वो क्या है क्वेश्चन में? अच्छा, पीयूष ने पूछा है सर व्हाट इफ T इज इक्वल टू D फॉर अ कंडक्टर देन C इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, पीयूष का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच के सब लोग बताना कि सर अगर T के जगह पे D हो जाए, मतलब T इज इक्वल टू D, मतलब पूरे इसमें भर के रखा हुआ है और पूरा इसमें कंडक्टर ही भर के रखा हुआ है, तब क्या होगा? Then what will happen? Infinity. Yes, very good. Good. हाँ, देखो पीयूष समझना बेटा, तुम क्या बोल रहे हो कि सर जो मैं फिल कर रहा हूँ वो कंडक्टर ही फिल कर रहा हूँ, पूरे इसमें फिल कर दे रहा हूँ, मतलब कि ये दोनों जो कैपेसिटर का प्लेट है ना, इस कैपेसिटर के प्लेट के पूरा इसमें भर के रखा हुआ है हमने कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टर। इंफिनिटी इसका के हो जाएगा क्योंकि ये कंडक्टर है। सो T इज इक्वल टू D और K इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस केस में जब आप प्लेस करोगे, हाँ वेरी गुड प्रांजल, बहुत बढ़िया। पीयूष समझ में आया बेटा इंफिनिटी कैसे होगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी, टी की जगह पे T, anything by infinity will become 0, D minus D 0 हो जाएगा और anything divided by 0 will be undefined. So this capacitance will be undefined. Good. Am I clear everyone? Sir, हाँ बेटा बोलो। so what if we put in an insulator? So what will be the case? इंसुलेटर के लिए क्या हो जाता है? 0. Okay. So C is equal to A epsilon naught by D minus T plus T by 0. Anything by 0 is Infinity. तो नीचे का डिनोमिनेटर पूरा इंफिनिटी हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल बी 0. कैपेसिटेंस विल बी 0। क्लियर? तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ना तो हम कंडक्टर रखते हैं ना तो हम इंसुलेटर रखते हैं, दैट वी प्लेस इज डाइलेक्ट्रिक, हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं। समझा? Yes, sir. ओके, लिखिए क्वेश्चन, आपके स्टेट बोर्ड से ले रहा हूं मैं, बाहर से नहीं लूंगा एक भी। क्वेश्चन इज इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड, in a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plates is 2 millimeter. The distance between the plates is 2 millimeter. Full stop. If a dielectric slab, if a dielectric slab of width 1 millimeter and dielectric constant 2
is inserted between the plates, what is the new capacitance? करिए, यार बुक में है एग्जाम्पल नंबर 8.18. कल टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे सब लोग, हम लोग डिस्कस करेंगे. आज एक टॉपिक है, खत्म कर लेता हूँ. टुमारो विल डिस्कस दिस कंप्लीटली. एनर्जी स्टोर में पहले पढ़ा चुका हूँ, हाफ CV स्क्वायर डिस्कस कर लेंगे. ओके. एट्टी बाई थ्री का मतलब हो गया. Okay. Answer here is given 26.67 microfarad. Good, Smruti, very good. Super. कैसे करोगे बेटा? तो पहले मुझे कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैरड. सो व्हाट वी नो इज C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D. मुझे मालूम है. वेरी गुड कौस्तु. A एप्सिलॉन नॉट बाई D. और पहले कितना दिया है? 20 इज इक्वल टू A epsilon naught by 2. So this will be A epsilon naught by कितना हो जाएगा? 2 into 10 raised to power 3 ना, -3 millimeters. So we'll convert that into meters. Okay, प्लनिका. फैरड में बेटा क्या बेटा तुम्हारा? प्लनिका, is it in farad की माइक्रोफैरड? Okay, माइक्रो में कन्वर्ट कर लो. So A epsilon naught will be equal to 40 into 10 raised to power -3. ये वैल्यूज अपने पास ही रखते हैं. हाँ, गुड आशय. सेकेंड केस में आप देखिए, लेट्स से कि मेरा कैपेसिटेंस हो गया A epsilon naught by D minus of T plus of T by K. 1 मिलीमीटर का रखना है. सो अच्छा, बेटर भाई मिलीमीटर में रखते हैं क्योंकि इधर भी तो वही है. विल हैव नो प्रॉब्लम. ओके, सो कैलकुलेट करेंगे हम लोग C डैश. सो विल कीप दिस इन मिलीमीटर ओनली. इधर भी वही है, सीधा ये 40 हो जाएगा. सो C डैश विल बी इक्वल टू 40 बाय 2 minus of 1 over 1 by 2. So C dash will be equal to 40 by 1 plus of 1 by 2. So LCM ले लेंगे, कितना आ जाएगा? C dash will be equal to 80 by 3 माइक्रोफैरड में, है ना, क्योंकि भी माइक्रोफैरड में दिया है. So C dash will be equal to 80 by 3 माइक्रोफैरड. कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? पॉइंट निकालोगे तो 26.67. So this will be गुड. यूज कैलकुलेशन गलत है बेटा, चेक करो एक बार. 10 raised to power -9 आ रहा है आपका. So this will be equal to what? मेरा कैपेसिटेंस जो आएगा वो 26.67 माइक्रोफैरड will be the correct answer. Am I clear everyone? Yes, sir. गुड. सभी को समझ में आएगा? कैपेसिटर के अंदर अगर आप डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल करोगे तब क्या होगा, पार्शियली फिल करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, पूरा अगर कंडक्टर फिल करोगे तब क्या होगा, एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. एक लास्ट इसमें एक सेक्शन और है, उसके बाद 2 टॉपिक और करना है हमें. हेडिंग लिख दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. नंबर 1, पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो सीरीज अरेंजमेंट होगा. सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज.
सो हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज करेंगे. सो लेट्स से एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर और ये तीन कैपेसिटर, एंड वी आर कनेक्टिंग देम इन सीरीज, राइट. C1 फैराड, C2 फैराड, C3 फैराड और ये V वोल्ट का बैटरी. अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो इन तीनों कैपेसिटर पे क्या सेम होगा? चार्ज की वोल्टेज? चार्ज. चार्ज. हाँ, सुबह डिस्कस किया था मैंने, बट कल का लेक्चर के लिए बेटा, कल जेई का जो मॉर्निंग का लेक्चर होगा, प्लीज रिवाइज कर लेना आज का लेक्चर प्रॉपर्ली एंड द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन ऑन द ग्रुप, क्योंकि कल थोड़ा सा टफ जाएगा, इसलिए आज का रिवीजन होना चाहिए. सो ये सब पे चार्ज सेम होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. तो इसके ऊपर भी लिखो प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है. जैसे करंट में अगर आप बात करोगे तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा. सेम वे में इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज दे विल हैव सेम चार्ज. क्या वोल्टेज भी सेम होगा कि वोल्टेज अलग अलग होगा? Different. Different. लेट्स से यहाँ पे वोल्टेज V1, यहाँ पे V2 और यहाँ का वोल्टेज V3. सो कैन आई से वन थिंग, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना वोल्टेज ये देगा उतना ही तो ये सब मिलके यूज करेगा. सो कैन आई से कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओमकार बोल सकते क्या बेटा? अनाशय? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड सिद्धांत. सो अगर आपने ऐसे प्लेस कर दिया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वेरी गुड अशय श्रुति. क्या अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस पे, इस कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C और वोल्टेज V है, 1 है. तो कैन आई से दैट Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, क्योंकि भैया इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस इसका C1 है और इसके ऊपर वोल्टेज V1 है. तो क्या मैं इस कैपेसिटर के लिए कैन आई से दैट Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1? सो Yes, sir. ओके, सो यहाँ से V1 आ जाएगा Q ओवर C1. गुड श्रुति. इन सेम वे अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करोगे सो Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2, और वी कैन से दैट V2 इज इक्वल टू Q बाई C2. इन द सेम फैशन अगर आप यहाँ देखोगे Q इज इक्वल टू C3 इंटू V3, सो देयरफॉर वी कैन प्लेस V3 एज Q बाई C3. रख दो सारे वैल्यूज के यहाँ पे. सो V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस ऑफ Q बाई C3. प्लेस कर दिया हमने यहाँ पे. सो वंस वी हैव डन विद दिस, Q को कॉमन ले लीजिए यहाँ से. V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, 1 बाई C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. V बाई Q इज 1 बाई C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. मुझे पता है बेटा Q इज इक्वल टू CV होता है. सो अगर हम यहाँ अरेंज कर दें, सो V बाई Q विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 बाई C. Q is equal to CV होगा, so V by Q will be equal to 1 by C. So therefore I can say 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. This is the formula for equivalent capacitance in series. Equivalent capacitance in सीरीज. ये सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता था. द सेम विल बी हियर इन सीरीज. उल्टा होता है. सो अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे, so this capacitor arrangement will have equivalent capacitance as 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Done, sir. Good. Clear everyone? सिद्धांत, आशय क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Good, Soham, very good. Good. So this is the equivalent capacitance when the capacitors are connected in series. उल्टा होता है, जैसे वहां पे रेजिस्टेंस का पैरेलल में था, वो यहाँ पे सीरीज में हो जाएगा. Now they are connected in parallel. पैरेलल में कंबाइन करते हैं. देखिए, एक
2 3 3 ही लेता हूँ, मैं से बहुत सारे ले सकता हूँ, आई हैव 3 ओनली। और इसके साथ मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। लेट्स से कि ये मेरा C1 फैरेड का है, दिस इज ऑफ C2 फैरेड, दिस इज ऑफ C3 फैरेड, और वोल्टेज V वोल्ट का है। क्या सेम रहेगा चार्ज की वोल्टेज पैरेलल में है तो? वोल्टेज। वोल्टेज। Volt. वेरी गुड, वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया। लेट्स से कि इसके ऊपर चार्ज है बेटा Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3। हाँ, वोल्टेज सेम रहेगा, गुड श्रुति। और इस बैटरी ने चार्ज क्यू सप्लाई किया, तो लॉजिकल बात है, बैटरी जो चार्ज देगा वही तो इस तीनों पे इक्वली डिवाइड होगा। सो कैन आई से बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैन वी से Q is equal to Q1 plus of Q2 plus of Q3? Yes. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ का भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दिस, सो सबका वोल्टेज सेम हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे लिखिए क्या फॉर दिस अरेंजमेंट, सो कैन वी से दैट Q1 is equal to C1 into V? इन द सेम फैशन अगर आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि इसका भी वोल्टेज V है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो कैन आई से दैट Q2 is equal to C2 into V? इन द सेम मैनर अगर मैं इस वाले जंक्शन पे लिखूं, सो कैन आई से दैट Q3 is equal to C3 into V? सो अब ये Q1, Q2 और Q3 का वैल्यूज हम यहाँ प्लेस कर देंगे। सो Q will be equal to C1 into V plus C2 into V plus C3 into V. सो सभी का वैल्यूज हमने यहाँ प्लेस कर दिया, Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ से V वोल्टेज कॉमन है तीनों फैक्टर्स में, आप वोल्टेज को कॉमन करके बाहर ले लो। सो कैन आई से Q is equal to V ब्रैकेट C1 plus C2 plus of C3, V को नीचे शिफ्ट कर देंगे। सो Q by V C1 plus C2 plus of C3, मुझे पता है Q is equal to CV होता है, सो Q by V किसके बराबर हो जाएगा? C. So instead of Q by V we can write C here as C1. This will be equivalent capacitance in parallel, जो कि वहां पे रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला था, जस्ट उसका ऑपोजिट। है ना? This is the formula for equivalent capacitance in parallel, exactly the same formula which was for the equivalent resistance in series, वही यहाँ पे parallel में होगा। Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good, very good. एक क्वेश्चन कर लो फिर सीरीज पैरेलल का ही पूछता हूँ, सिंपल सा, ज्यादा टफ नहीं करेंगे। टू माइक्रोफैरेड find equivalent capacitance across A and B. Find equivalent capacitance across A and B. हो भी गया? देखते हैं पीयूष। Piyush is getting 5, Shravani is getting 5 by 4. Monica is getting 1.25, 4 by 5.
सोम का भी 5/4. ओके, Sarth, Yashni is getting 4/5. Sarth is getting 5/4. Kaustubh is 4/5. Okay, Nika 4/5. Ayush का 5/4. Srushti 5/4. Okay, मतलब 5/4, 4/5 यही ज्यादातर लोगों का है. उसका भी 5. ओके, गौरव का 4/5. आशा इज ऑल्सो गेटिंग 4/5. चलो देखते हैं. पहली बात तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड दे आर कनेक्टेड इन. ओके, गुड सृष्टि. ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इसका इक्विवेलेंट तो मान लेते C डैश, इस दोनों का खा लिया. तो C डैश कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 2 + 2 which will be equal to 4 माइक्रोफैरड, क्योंकि दे आर इन पैरेलल. सो अब बेसिकली 3 कैपेसिटर हो गया. ये 2 माइक्रोफैरड का एज इट इज, इन दोनों की जगह पे एक C डैश हो गया 4 माइक्रोफैरड का. ये 2 माइक्रोफैरड का तो था ही पहले से, और ये 2 माइक्रोफैरड का वापस से ऐसे. सो मुझे यही पूछा गया पॉइंट बी और पॉइंट ए के क्रॉस दे आर आस्किंग अस टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सो अब देखो ये वाला कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/C 1/2 + 1/4 + 1/2 implies 1/C will be equal to what? LCM ले लिया 4. So implies कि 1/C will be equal to 5/4. So therefore C will be equal to what beta? 4/5 microfarad. So this will be the correct answer. 4/5 microfarad will be the right answer. Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. I have one advice for you all, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो आपके स्टेट बोर्ड का बुक है, जिसने पहले से करके रखा है तो भी चले करना है, और जो जिसने नहीं किया उसके लिए तो करना ही करना है. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक 1 to क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन ही है, कल खत्म होना चाहिए. इसमें से कुछ क्वेश्चंस में आप थोड़ा बहुत फंसोगे. हम लोग कल के लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 13. Is it clear? This will be homework. Yes, Okay. सब लोग करोगे, और कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगा. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. हाँ, एक मिनट स्मृति, बिल्कुल एक बार टेक्स्ट बुक से थ्योरी पढ़, बट क्वेश्चन सॉल्व करने. देखो एक बात मैं और आपको एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप रिवीजन करो किसी भी चैप्टर का, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, खासकर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, तो जब भी आप किसी भी चैप्टर का, मान लो 11th का चैप्टर का या क्वेश्चन सॉल्विंग में जा रहे हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर का थ्योरी या फॉर्मूलाज मत पढ़ो. बच्चे गलती क्या करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं. जब भी आप किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने बैठो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डोंट रीड द थ्योरी एंड फॉर्मूलाज ऑफ दैट चैप्टर. डायरेक्ट सॉल्विंग में जाओ, डायरेक्ट सॉल्व करो और देखो कितना हिट हो रहा है. तो जो मैंने आज होमवर्क दिया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ना, पहले खुद से करो. फंसोगे तब बुक से देखो या फिर नोट्स में लिखा होगा तो फॉर्मूला को रेफर करो. इज इट क्लियर स्मृति? Yes, sir. ये किसी भी चैप्टर में बेटा ये फॉलो करना, मेरी बात सुनो, मैं आई एम सेइंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, बहुत बच्चों का इसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पढ़ लेते हैं. अरे भाई तुम जब अगर फॉर्मूला पढ़ लोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक छोटे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और आपको सीईटी में, नीट में या मेंस में तो छोटे ही क्वेश्चन आने वाले, थोड़े ही एडवांस का काम, एडवांस के लिए बना रहे हो आप. इसलिए कभी भी जब सॉल्विंग के लिए बैठो प्रीवियस चैप्टर को, तो सॉल्व करने से पहले डोंट रीड द टेक्स्ट, डोंट रीड द फॉर्मूलाज, डायरेक्ट सॉल्विंग में बैठो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही होने वाला है. और फिर अगर फंसोगे तब सॉल्व करने जाओ, तब एक बार पढ़ो. ठीक है? सो होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द टेक्स्ट बुक. ये हमारा नॉर्मल लेक्चर का होमवर्क है, और जेई और नीट वाले बच्चों के लिए मैंने ग्रुप पे डाला था 3-4 क्वेश्चंस, वो करना है.
और प्लस आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना फॉर टुमारोज लेक्चर। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ वैष्णवी, आई अपलोड द लेक्चर। मेरा दूसरा लेक्चर बेटा उसके बाद अपलोड करूंगा। सोहम मैंने इंटेंशनली ज्वाइन नहीं किया है, ऑब्वियसली बात है बैटरी को ज्वाइन करना पड़ेगा, बट मैंने दिखा दिया कि मैं आपसे ए और बी के क्रॉस पूछ रहा हूँ, तो आपको एज्यूम करके चलना है कि ए और बी के क्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। इज इट क्लियर सोहम? Okay, sir. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे। Thank you, sir. हाँ बाय बेटा, Thank you, sir. हाँ बाय Thank you, sir. बाय बेटा। सर हाँ सर वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं ना? नहीं नोट नहीं, ये पहली बार अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पढ़ लेना एक बार, लेकिन आगे से जब भी प्रीवियस चैप्टर कभी भी सॉल्व करो तो उसके पहले मत पढ़ो नोट्स, कभी मत पढ़ना। जब सॉल्व करने के बाद नहीं हो रहा है तब नोट्स रेफर करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो फैकल्टी को पूछो। क्लियर? लेकिन सिंस वी आर डूइंग इलेक्ट्रोस्टैट फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप एक बार पढ़ के करो चलेगा, लेकिन आगे से मत पढ़ना इसे। इज इट क्लियर? यस सर। विल वाइंड अप।